हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। किस मंथ का करेंगे हम लोग? तो ये हमारा करंट अफेयर रहेगा जनवरी 2026 का। 2026 जनवरी मंथ का रहेगा और उत्तर प्रदेश का पूरा जो करंट अफेयर इससे रिलेटेड होगा उसको पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है, पहला जो हमारा, जस्ट टाइम दीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, जस्ट सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है, तो अब ठीक हो गया है। हाँ, तो पहला हमारा पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा उसको देखते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बरेली हवाई अड्डा न्यूज में है, बरेली एयरपोर्ट। अब बोलोगे सर बरेली एयरपोर्ट क्यों न्यूज में है? तो बरेली हवाई अड्डा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में एक सर्वेक्षण निकला था। कौन सा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्वे निकाला था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। उसमें पहला प्रथम स्थान अचीव किया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पहली रैंक आई है? तो आपको पता होना चाहिए बरेली एयरपोर्ट। क्या नाम आप आंसर दोगे? बरेली एयरपोर्ट। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कौन सी रैंक आई है? 7वां रैंक आई है। ये भी आप लिख सकते हैं, 7वीं रैंक इसकी नेशनल लेवल पर आई है। अब आप देखोगे कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सर्वे है, ये 2 साल में होता है। समझ गए? 2 साल में एक बार होता है, जिसमें पैसेंजर सेटिस्फेक्शन पूछा जाता है कि अलग अलग जो एयरपोर्ट हैं उसमें कैसा सेटिस्फेक्शन है, किसका है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का बरेली एयरपोर्ट पहली रैंक लेके आया है। टॉप नेशनल रैंक हम बात करें कि पहली रैंक क्या आई है सर भारत में, तो राजा भोज एयरपोर्ट जो है और खजुराहो एयरपोर्ट है, इन्होंने पहली पोजीशन इंडिया में अचीव की है। कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सर्वे होता है उसमें पूरे इंडिया में पहली रैंक किसकी है? ये भी आप लिख सकते हो, राजा भोज एयरपोर्ट की। और उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी रैंक किसकी है? बरेली एयरपोर्ट की। इतना तो याद रख सकते हो, बताओ इतना कर लोगे तो ये आपको पता होना चाहिए। इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है कि चेक इन इफिशिएंसी कैसा है, सिक्योरिटी प्रोसीजर कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, समझ गए? ये सब देखा जाता है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीजों में राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का पहले नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं बरेली एयरपोर्ट पहले नंबर पर है। दिस अचीवमेंट हाईलाइट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम भी चली थी जिसका मकसद है कि हमें रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। तो उड़े देश का आम नागरिक एक स्कीम चली थी, उसमें भी बहुत से एयरपोर्ट हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया था। तो ये जो अचीवमेंट है वो ये बताता है कि उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है, तभी छोटे छोटे एयरपोर्ट की रैंकिंग इतनी अच्छी आ रही है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि बरेली एयरपोर्ट की अच्छी रैंक है, तो बरेली बहुत छोटा एयरपोर्ट है, इतनी अच्छी रैंक है तो अच्छी बात है। तो ये हमारा उड़े देश का आम नागरिक उड़ान जो स्कीम है वो सक्सेसफुल हो रही है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, समझ गए? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी इसकी स्थापना हुई थी? 1995 में हुई थी। कि किस किस को मिला के हुई थी? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, दोनों को मिला के हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। लिख सकते हो आप इसको, बताइए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुपूरक बजट क्या होता है, सप्लीमेंट्री बजट। जस्ट पता होना चाहिए, यही क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना सप्लीमेंट्री बजट लिया। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी पापा बजट बनाते हैं कि मुझे 2025 में यहाँ यहाँ खर्चा करना है, और वो खर्चा ऊपर निकल जाए तो क्या करेंगे हम? फिर बैंक में से या तो लोन लेंगे या भाई साहब हमारी जो सैलरी का पैसा बचा हुआ है उसको निकालेंगे, यही तो होता है। तो सप्लीमेंट्री बजट एक राज्य का भी हो सकता है, केंद्र का भी हो सकता है, केंद्र सरकार भी निकालती है। सप्लीमेंट्री बजट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, उसका पर्पज ये होता है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई स्कीम चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमने बजट उसके लिए दिया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो मुझे दोबारा से निकालना पड़ रहा है। तो ये है हमारा सप्लीमेंट्री बजट। तो आपको नंबर याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितना सप्लीमेंट्री बजट रखा है? लगभग 24,496
0.98 करोड़ रखा है। बस ये नंबर आपको पता होना चाहिए, इतना सप्लीमेंट्री बजट लिया है, समझ गए। जिसमें हम देखेंगे कि जो आफ्टर एडिंग द सप्लीमेंट्री बजट जो टोटल बजट हो जाएगा यूपी का पिछले साल का, वो 8,33,233.04 करोड़ हो जाएगा, यदि इसको भी 24,000 करोड़ को मिला लिया जाए तो ये आप देखो कि क्या क्या खर्चा होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने 18,369.3 करोड़ करेंगे और 6,127.68 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो इतनी नीड है अलग अलग सेक्टर में। तो ये आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश को कहाँ कहाँ नीड है, तो इसलिए सप्लीमेंट्री बजट निकाला है, समझ गए। वेलफेयर और सोशल प्रायोरिटीज भी होंगी कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट में काम कर रही है, इसलिए एक्स्ट्रा बजट चाहिए। तो ये बातें सब लिख सकते हो, इसमें और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं कि फर्स्ट यार्न प्रोसेसिंग प्लांट। तो यार्न मतलब धागा प्लांट बन रहा है उत्तर प्रदेश में। तो बताओ सर ये धागा प्लांट कहां पर बन रहा है? तो फर्स्ट यार्न प्रोसेसिंग प्लांट हुआ पूर्वांचल रीजन का है, तो ये मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? ये क्वेश्चन बन जाए कि बताओ पूर्वांचल में एक धागा प्लांट बन रहा है, तो वो कहां पर बन रहा है? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में बन रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि कालीन उद्योग को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागे मतलब यार्न की निरंतरता उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी। तो अभी हम क्या कर रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ भी काम करते थे, उसके लिए मुझे धागा मंगाना पड़ता था, दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ता था। अब उत्तर प्रदेश में खुद प्लांट बन जाएगा तो धागा की प्रोसेसिंग यहाँ खुद होगी मिर्जापुर में। तो ये आप यूपी स्पेशल पेपर 6 में आप यूज कर सकते हो। तो जो लोग मुझसे यूपी स्पेशल पेपर 6 पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे आप स्कीम्स को यूज करना है, कैसे एग्जाम्पल्स को यूज करना है। डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स बहुत याद होने चाहिए पेपर 6 के लिए। तो जो लोग हमारे आलेखन बैच से जुड़े हैं उन लोगों को पता है कि पेपर 6 को हमने मेंस ओरिएंटेड कैसे पढ़ाया है, कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। तो ये जॉब क्रिएशन का एक एग्जाम्पल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है कि मशीनरी और प्लांट कैसे बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। जो लोग मेंस से डरते हैं, थोड़ा उन्हें डर लगता है कि कभी कभी सर हमारी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप हमारे आलेखन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आलेखन बैच। और उस बैच को हमारे कोड को लगा के आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। कोड क्या है? योगी लाइव। आप ये कोड लगा लीजिए योगी लाइव और इसको ज्वाइन कर सकते हैं आलेखन बैच को। हमने उसमें उत्तर प्रदेश पेपर 6 पढ़ाया है, इथिक्स पेपर 4 पढ़ाया है, इंडियन सोसाइटी GS 1 पढ़ाया है और निबंध पढ़ाया है। तो लगभग आप समझ सकते हो बहुत बड़ा पोर्शन हमने खुद पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पेपर 6 का एग्जांपल है कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसे प्लांट बना रही है जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ेगी। और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? 8 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, जो PPP मॉडल पर काम करेगा। PPP मॉडल पर काम करेगा मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी इसमें रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स यहाँ पर क्या होंगे। तो एक तो यह है कि रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और धागे की क्वालिटी अच्छी होगी, धागे की उपलब्धता भी होगी, तो जिससे क्या है उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में ग्रो करेगी, जॉब क्रिएशन होगा। यहाँ पर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्या होगा इसका महत्व क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। ये भी आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जॉब क्रिएशन होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश एक पॉलिसी भी लेके आया था, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। ये भी आप लिख सकते हो अपने मेंस के लिए। जब भी आप पॉलिसी आप लिखते हो अपने मेंस में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि ये पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2022। और ये रीजनल सिग्निफिकेंस है कि मिर्जापुर में फर्स्ट यार्न प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, तो इससे कारपेट इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री पूर्वांचल रीजन में बहुत अच्छे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी। तो पेपर 6 में आप इसको जरूर लिख लिएगा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में यार्न प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, ब्रेल पुस्तकालय बन रहा है। ब्रेल पुस्तकालय, ब्रेल क्या होता है? ब्रेल लिपि आपने देखी है, जो लोग अंधे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक लिपि बनाई थी लुइस ब्रेल ने कि आप किताबें ऐसे लिख दो कि हाथ जैसे ही उस पर फेरेगा, जैसे ही टच करेगा तो उसको फील हो जाएगा कि ये ए है या बी है, उन्हीं की लिपि में उसको बना दिया जाता है। तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, उनको सिखा दिया जाए कि ये है ये है, तो वो पढ़ाई कर सकता है। तो अभी इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रेल पुस्तकालय बनाया, जिससे हमारे जो भी भाई लोग या बहन लोग हैं जिनको देखने में दिक्कत है, समझ गए, कुछ समस्या है देखने में, तो वो लोग यहाँ पर जाके ब्रेल पुस्तकालय में जाके बैठ के अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ बनेगी?
तो ये आपको पता होना चाहिए, शकुंतला मिश्रा नेशनल रिवैलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, मतलब लखनऊ में बनेगी। तो ब्रेल पुस्तकालय यूपी में कहां बनेगा, लोकेशन आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में बनेगा, लखनऊ में बनेगा। और ये पहला ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी होगा उत्तर प्रदेश में जहां पर ब्रेल लाइब्रेरी होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां पर इतना बड़ा ब्रेल पुस्तकालय होगा वो लखनऊ में होगा। 4000 से ज्यादा ऐसी पुस्तकें होंगी जो ब्रेल लिपि में लिखी गई होंगी। ब्रेल पुस्तकों की संख्या 2026 तक 10,000 करने की बात की जा रही कि हम 2026 तक 10,000 पुस्तकें ऐसा कर देंगे। आगे चलते हैं। इनॉग्रेशन 4 जनवरी को किया गया था और ये 4 जनवरी को इसलिए किया गया था कि बर्थ एनिवर्सरी थी लुइस ब्रेल की, जिन्होंने इस लिपि की खोज की थी, कि ब्रेल लिपि की जिन्होंने खोज की थी उन्हीं के उसी पर ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ लुइस ब्रेल की जयंती कब मनाई जाती है, 4 जनवरी को मनाई जाती है। तो जाने माने सेलिब्रिटी हैं, इन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अच्छा काम किया है। और ब्रेल लाइब्रेरी कहां खुलेगी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुलेगी, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 क्या बोलती है, ये बोलती है कि सभी लोगों के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, समझ गए, चाहे वो कोई आई में कोई समस्या हो, आई साइट्स में कोई समस्या हो, कोई दिव्यांग पीपल हो, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य को कंप्लीट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, किसको कंप्लीट कर रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है। ये वाली जो ब्रेल पुस्तकालय बनाई गई है वो ब्रेल पुस्तकालय किसको सपोर्ट कर रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सपोर्ट कर रही है। तो जब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लिखते हो अपने एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाह रहा हूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम मेंस को बेहतर करें, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप इसके बारे में थोड़ा लिख लिया करो। या कोई उत्तर प्रदेश कोई पॉलिसी लेके आया है कि जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका टारगेट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज ब्रेल प्रेस इज पब्लिशिंग नेशनल एजुकेशन बेस्ड हायर एजुकेशन बुक्स। हायर एजुकेशन भी बुक्स यहां पर मिलेंगी ब्रेल लिपि में। तो जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो लखनऊ की इस वाले पुस्तकालय में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वाराणसी में संत कबीर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि संत कबीर टेक्सटाइल पार्क बताओ कहां पर बन रहा है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, वाराणसी में बन रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के रमना क्षेत्र में 75 एकड़ भूमि पर संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क निर्माण करने की मंजूरी दी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके या तो ARO या UPPCS में पूछा जा सकता है कि संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो वाराणसी का आपको नाम पता होना चाहिए, जहां पर धागा निर्माण से लेकर साड़ी बुनाई होगी, प्रिंटिंग होगी, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग होगी, सब यहां पर काम किए जाएंगे। तो ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। तो इसको फायदा किसको मिलेगा, तो जो कारीगर भाई साहब कहां से होंगे, वाराणसी से होंगे, उनको फायदा मिलेगा। चंदौली से जो कारीगर होंगे उनको फायदा मिलेगा, गाजीपुर के लोगों को भी फायदा मिलेगा, जौनपुर के लोगों को भी फायदा मिलेगा, भदोही के लोगों को भी फायदा मिलेगा। तो इतनी जगह के जो लोग हैं इन सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा, समझ गए। तो ये आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री यहां पर बनेगी। तो अभी देखोगे कि अभी हमने 2 बातें बताई। देखो मिर्जापुर में हमने क्या बताया, मिर्जापुर में एक यार्न प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, यार्न प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। ये आपने याद कर लिया होगा, यार्न प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, ये तो हमने बता दिया। ऐसे ही हम बात करें, हम वाराणसी की बात करें तो यहां पर एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा वाराणसी में हमारा टेक्सटाइल पार्क बनेगा। वो कहां पर, उसका नाम क्या रखा जाएगा, संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। ये वाराणसी का भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ लॉर्ड बुद्धास पिपरहवा रिलिक्स। तो पिपरहवा जो पिपरावा जिसको बोलते हैं, पिपरावा के अवशेष, तो पिपरावा के जो अवशेष हैं वो किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म के जो अवशेष हैं, जब अंग्रेज यहाँ पर थे, जब भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में था, तो बहुत सी जो हमारी कल्चर से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी अंग्रेज उठा के ले गए। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर खुदाई की थी, पिपरावा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो अवशेष थे वो मिले थे और अंग्रेज उनको लेके चले गए,
समझ गए। अब वो आखिर अभी भारत सरकार ने उन अवशेषों को लिया कि ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो भारत सरकार ने इनको अभी प्रदर्शन इसकी लगाई थी, एग्जीबिशन लगाई थी, तो वो कहां पर लगाई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जब एग्जीबिशन लगाएंगे तो दूसरे देश के लोग यहां पर घूमने आएंगे जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे श्रीलंका के लोग आ गए या म्यांमार के लोग आ गए या जापान के लोग आ गए, जहां जहां बौद्ध धर्म होगा वो लोग इसको देखने आएंगे, तो इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो अभी भारत सरकार ने इंडिया हैज इनोग्रेटेड इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा सेक्रेड पिपराबा, तो पिपराबा के अवशेष दिखाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताओ कहां इसकी एग्जीबिशन लगी थी, तो न्यू दिल्ली में लगी थी, समझ गए। तो प्रदर्शनी का शीर्षक था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश और कमल जागृत व्यक्त के अवशेष, ये इसका शीर्षक रखा गया था। तो शीर्षक से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब इससे क्या होगा, ये हमारी सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है। सॉफ्ट पावर क्या है, सॉफ्ट पावर होता है कि हम कल्चर की दम पर कल्चर का उपयोग करके हम अपने कुछ देशों से रिलेशन अच्छे करें। जैसे श्रीलंका से हम अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं कि देखो हम बौद्ध धर्म को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को हम कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। जापान से हम अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर हमारी बढ़ रही है कल्चर के थ्रू। तो आप देखो मोदी जी ने अभी पिपराबा के जो अवशेष हैं उनको अभी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई थी, कहां पर, न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखिएगा, समझ गए। तो आप देखोगे कि ये 125 साल बाद यूनाइटेड किंगडम से हम लेके आए थे पिपराबा को। पिपराबा के जो अवशेष थे, और इनको 1898 में इनकी खोज की गई थी। पिपराबा विलेज उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों ने इसकी खोज की थी, और अंग्रेज इसको लेके यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। भारत अभी लेके आया इन अवशेषों को, और अभी दिल्ली में इनकी एग्जीबिशन लगाई थी। इससे क्या होगा, हमने एग्जीबिशन लगाई तो पीस को प्रमोट कर रहे हैं, हार्मोनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपैशन को, ग्लोबल कल्चरल यूनिटी को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर टॉपिक में सरल भाषा में आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहां हुआ, तो आपको बस पता होना चाहिए वाराणसी में हुआ है। कहां पर हुआ है भैया, वाराणसी में। तो देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में, देख रहे हो, वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। भारत ने फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, शतरंज प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है, और 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का भी मेजबानी करेंगे। हम 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि भारत, बताओ, राष्ट्रमंडल खेल कब कराएगा, 2030 में। बताओ भारत ओलंपिक खेल पहली बार कब कराएगा, 2036 में। तो अभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताइए कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट कहां पर हो रहा है, तो ये वाराणसी में हो रहा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, 1951 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई, तमिलनाडु। लिख लीजिए इसको, तो इसको लिख लो आप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार जो 72वीं नेशनल वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट हुआ है वो कहां पर हुआ है, ये वाराणसी में हुआ। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया करा रहा है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, अर्बन नाइट सफारी उत्तर प्रदेश ने पहली बार स्टार्ट की है कि आप रात में भी जानवरों को देख सकते हैं। अब बोलोगे सर अर्बन नाइट सफारी कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा, कुकुरेल फॉरेस्ट एरिया में। और ये कुकुरेल फॉरेस्ट एरिया कहां पर है, लखनऊ, बहुत नीच में है, और मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, ये इसलिए है कि एजुकेशन को बढ़ावा देगा, कंजर्वेशन अवेयरनेस को बढ़ावा देगा, लो इंपैक्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर लोगों को जानकारी होगी, इको फ्रेंडली अर्बन टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो अर्बन टूरिज्म को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताओ भारत में पहली अर्बन नाइट सफारी कहां पर खोली गई है, तो ये लखनऊ में खोली गई है। कहां पर खोली गई है, लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में खोली गई है। जिससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म भी बढ़ेगा, जानवरों का संरक्षण भी होगा। अच्छी बात है, यहाँ पर बैम्बू हट्स, नेचर ट्रेल्स, बहुत सी चीजें लगाई गई हैं, वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर दिखाया जाएगा, ये आप लिख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहां पर बना है। मतलब एक ऐसा सरकारी कॉलेज है
जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक क्लिनिक खोला गया है। आप उस क्लिनिक में जाएंगे तो एआई का यूज किया जा रहा है। तो वो कहां पर खोला गया है? तो वो खोला गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। लिख लीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं और ये बहुत न्यूज में था कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक कहां पर खोला गया है? ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिम्स जिसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में, जिम्स में खोला गया। कहां पर खोला गया? और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो पूछने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि ये कहां खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है, जिम्स ग्रेटर नोएडा में, जो एआई आधारित क्लिनिक है। लिखते जाइए शॉर्टकट में, सिंपल। आपको देखो करंट अफेयर पढ़ना है उत्तर प्रदेश का तो सिंपल पढ़िए। यहां पर एआई का यूज होगा, यहां पर स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, डायग्नोसिस अच्छा होगा, ट्रीटमेंट अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एआई का यूज होगा तो एक्सरे सरल हो जाएंगे, अल्ट्रासाउंड जल्दी हो जाएगा, सीटी स्कैन अच्छे हो जाएंगे, एमआरआई रिपोर्ट अच्छी हो जाएगी, और भी जो बीमारियां हैं कैंसर, हार्ट, किडनी, लीवर डिसऑर्डर्स, उनको बहुत जल्दी हम पहचान लेंगे, कम सस्ते में हो जाएगा। तो ये सब बातें हैं, ये जिम्स में होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। पूजा पाल एक उत्तर प्रदेश से एक लड़की है जिनको प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड मिला था। तो क्यों मिला था? क्योंकि पूजा पाल जी ने एक ऐसा थ्रेसर बनाया था जिसमें हम गेहूं जब कटते हैं तो गेहूं से थ्रेसर काटा जाता है, तो जिसमें से गेहूं अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मली थ्रेसर होते थे उसमें मिट्टी बहुत निकलती थी, तो किसानों को बीमारियां हो जाती थी, अस्थमा हो गई या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता। तो ऐसा थ्रेसर बनाया है पूजा पाल जी ने, जो डस्ट फ्री भीट को जो डस्ट फ्री भीट थ्रेसिंग डिवाइस है, जब भी गेहूं काटा जाएगा, गेहूं को छांटा जाएगा तो उसमें से भीट नहीं निकलेगा, मतलब एक तरीके से भीट निकलेगा तो, लेकिन उसमें से डस्ट नहीं निकलेगा, सॉरी डस्ट नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पूजा पाल जी को प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड मिला है, तो क्यों मिला है? इसलिए मिला है उन्होंने एक ऐसा थ्रेसर बनाया है जो डस्ट फ्री भीट थ्रेसिंग का काम करता है किसानों के लिए। अब इससे किसानों को क्या फायदा होगा? इससे किसानों को बीमारियां कम होंगी, किसानों का हेल्थ अच्छा होगा, तो इसीलिए इनको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनोवेशन क्या था? डस्ट फ्री भीट थ्रेसिंग के लिए इसको मिला है, जिसमें स्ट्रॉ अलग हो जाता है, डस्ट अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक पर्यटन में पहले नंबर पर हो गया है। ये आपको याद रखना है, पहले डोमेस्टिक पर्यटन में दूसरे राज्य आगे रहते थे, अब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन में डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले नंबर पर हो गया। आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट आए? हाँ, डोमेस्टिक टूरिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। डोमेस्टिक टूरिस्ट में मतलब जो एक राज्य के टूरिस्ट जहां पर ज्यादा आए, विदेशी नहीं। जैसे मान लो मध्य प्रदेश के लोग यहां ज्यादा आए या तमिलनाडु के लोग ज्यादा आए, तो उसका रीजन है। अब आप बोलोगे सर रीजन क्या रहा है, पहले क्यों नहीं था? रीजन ये है कि भाई राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो राम मंदिर बना है तो लोग राम मंदिर घूमने आए। दूसरा क्या, कुंभ मेला जो लगा था, कुंभ मेला के कारण भी ऐसा हुआ है। तो ये दो रीजन है बहुत बड़े जिसके कारण डोमेस्टिक टूरिस्ट 137 करोड़ आए थे, पहला प्लेस है, और फॉरेन टूरिस्ट 3.6 लाख आए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो उत्तर प्रदेश अभी फॉरेन टूरिस्ट को कम अट्रैक्ट करता है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट में पहले नंबर पर है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कुंभ हुआ था, इसके कारण 66 करोड़ तो भाई साहब कुंभ के कारण आ गए, तो इसलिए पहला नंबर है। लेकिन आप देखोगे सबसे ज्यादा घूमी वाली जगह जो इस बार रही है वो अयोध्या रही है। अयोध्या सबसे ज्यादा रही है, फिर वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, ये कुछ रिलीजियस सिटीज भी हैं जहां पर लोग ज्यादा घूमने आते हैं, इसलिए टूरिस्ट ज्यादा हुए हैं। कुछ फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स भी हैं, दीप उत्सव हो गया, रंग उत्सव हो गया, देव दीपावली ये मनाई जाती है। देव दीपावली वाराणसी में बहुत अच्छा लगता है कि दीपावली के 15 दिन बाद आप देखोगे यहाँ पर लगभग लाखों दिए जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देव आएंगे, देवता आते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है, आपने जरूर इसको देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखने जाइए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश टूरिस्ट के मामले में पहले नंबर पर हो गया, याद रखना। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ रहा है तो स्टेट की इकोनॉमी अच्छी हो रही है, और हमारा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है हम उसको भी अचीव कर लेंगे 2029 तक। तो उत्तर प्रदेश का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना 2029 तक, याद रखना।
2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है। याद करना, इसको आप अपने मेंस में लिख लोगे, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। इसलिए उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी भी लेके आया, उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 भी लेके आया, जिसमें हमने टारगेट लिया है कि हम अच्छा खासा इससे रेवेन्यू करेंगे, अच्छा खासा हम रेवेन्यू करेंगे तो हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन का, हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। ये बातें आप लिख लीजिएगा। चलिए भाई, हम नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में एआई और मशीन लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश एआई और मशीन लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे क्या है कि हमारे स्टूडेंट साथ साथ में चौक और डस्टर के साथ साथ एआई और मशीन लर्निंग भी सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन बन जाए कि बताओ उत्तर प्रदेश अपने बच्चों को स्किल्ड करने के लिए क्या कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश अपने बच्चों को स्किल्ड करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग दे रहा है। किसकी कर रहा है? एआई और मशीन लर्निंग। ये नई नई टेक्नोलॉजी है, एआई और मशीन लर्निंग है, तो मतलब कोडिंग सिखा रहा है उनको, कोडिंग करना कि डेटा को कैसे यूज किया जाए, समझ गए? कोडिंग, नई नई तकनीकों को सिखा रहा है। ये आप लिख सकते हैं कि इनोवेशन एजुकेशन में हम बढ़ावा दे रहे हैं, कि हम शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, समझ गए? प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और इफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यूपी आप देखोगे, यूपी का जो एआई से रिलेटेड आप देखोगे कि यूपी में रैंक टॉप में है कंट्री में, क्योंकि लोग यहाँ पर ज्यादा सीखना चाह रहे हैं। कोर्स कंप्लीशन में हम चौथे नंबर पर आते हैं, समझ गए? गवर्नमेंट गोल है कि उत्तर प्रदेश को पहला नंबर बनाना है मार्च 31 तक, किसमें कि लोग ज्यादा से ज्यादा एआई सीखें, ज्यादा से ज्यादा कोर्स को कंप्लीट करें, ये भी आप लिख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि यहाँ के बच्चे एआई सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, यहाँ के टीचर्स भी ट्रेनिंग लें, ये सब बातें हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि एआई के कोर्सेज चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार मोटिवेट कर रही है बच्चों को एआई की पढ़ाई करो, ठीक है? इतना आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लखनऊ। तो लखनऊ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो देखते हैं कि लखनऊ में लगभग 1 लाख महिला हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, और उनमें से 56,000 महिला ऐसी हैं जिनको हैव बीन टारगेटेड टू बिकम लखपति दीदी वुमेन, जो लगभग 1 लाख से ज्यादा कमा रही हूं। तो यहां पर यह बात हो रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ी हुई महिला हैं उनको हमें लखपति दीदी बनाना है। क्या बनानी है भैया? लखपति बनाना है। लखपति मतलब वो साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा रही हो। तो आपने देखा भी होगा लखपति दीदी योजना, तो उसी योजना के तो आप देखो 10,374 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं लखनऊ में जो 1 लाख महिलाओं को काम कर रही हैं। और वुमेन आर लिंक टू एक्टिविटीज, और ये किस किस का काम कर रही है? कैंटीज में काम कर रही है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, फार्मिंग में, बी कीपिंग में, पिकल मेकिंग में, अचार बनाने में, नर्सरीज में काम कर रही है, एनिमल हस्बेंड्री में कर रही है, बनाना प्रोडक्शन, पोल्ट्री फार्मिंग, गार्डनिंग, इसमें काम कर रही हैं, और ड्रोन दीदी के भी तहत काम कर रही हैं। तो आप देखोगे कि लखनऊ में 10,374 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, और जिसमें 1 लाख से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि कम से कम ये महिला 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन इस डेटा में यह दिया गया है कि 50% ऐसी महिलाएं हैं जिनमें से 1 लाख में से जो अभी भी 1 लाख रुपए से कम कमा रही हैं। तो भारत सरकार बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बोल रहा है कि इनको लखपति दीदी बनाना है, समझ गया? मतलब जो साल में 1 लाख रुपए कम से कम कमाए, ये बस बातें यहां पर हुई हैं, समझ गए? चलो नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हमारी बात है कि स्कॉर्प नामक रोबोट का अनावरण किया गया है। तो ये किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया, इतना आपको याद रखना है। तो आईआईटी कानपुर ने एक रोबोट का अनावरण किया, उसका नाम क्या है? स्कॉर्प। और ये 4 लेग का कोलैबोरेटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, समझ गए? जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है, समझ गए? इसको रोबोट डॉग भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस इतना आपको याद रखना है कि स्कॉर्प रोबोट अभी न्यूज में था, जो उत्तर प्रदेश के एक संस्थान ने बनाया था। उस संस्थान का नाम बताओ। तो किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया। और ये स्कॉर्प क्या कर सकता है? किसी चीज को पकड़ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। तो कहने का मतलब कहीं पर अटैक हो रहा है, कहीं पर कोई बारूद है, तो वहां पर इस रोबोट को भेज सकते हैं, और उस बारूद को देखने में, इंस्पेक्शन करने में हमें सपोर्ट कर सकता है ये रोबोट, इसलिए न्यूज में है। तो ये किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया, इतना आपको बस याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट सम्मेलन, आपने देखा था, अभी आपने देखा था कि भारत में एआई इंपैक्ट समिट हुआ है, देखा होगा।
भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, लेकिन इसके होने से पहले हमने उसकी तैयारी करने के लिए रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट भी की थी। जैसे राजस्थान में हमने की थी जयपुर में, और उत्तर प्रदेश में हमने की थी लखनऊ में, जिससे अवेयरनेस बढ़े लोगों को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ उत्तर प्रदेश में एआई इम्पैक्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था, कहां पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और ये किसने कराया था, इंडिया एआई ने मिलकर कराया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर लखनऊ में कराया था। समझ गए। तो देखो एक टॉपिक और हम आपको बताना चाहते हैं, एआई इंपैक्ट समिट पर कोई क्वेश्चन आता है तो एआई इंपैक्ट समिट, हम नेशनल लेवल की बात करें, एआई इंपैक्ट समिट कहां हुई है, एआई इंपैक्ट समिट, तो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि एआई इंपैक्ट समिट कहां हुआ है। तो पहली बात करें कि भाई 2025 में कहां पर हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, इतना आपको याद रखना है। समझ गए। 2026 में कहां हुआ है, भारत में हुआ है, 2026 में भारत में हुआ है। तीसरा 2027 में कहां होगा, जेनेवा में होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। समझ गए। हम 2028 की बात करें कि ये एआई इंपैक्ट समिट कहां होगा, यूएई में होगा, यूएई में होगा। अभी हम भारत की बात करें, रीजनल कॉन्फ्रेंस जो हुए थे, रीजनल कॉन्फ्रेंस एआई के, रीजनल कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, रीजनल कॉन्फ्रेंस यूपी का जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का जो हुआ था, राजस्थान का जो हुआ था जयपुर में हुआ था। समझ गए। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, बस इतना ही काफी है। ठीक है, चलो चलिए भाई, तो ये हमने बता दिया है, तो जस्ट लोगों को अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। आगे चलते हैं, लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे। तो अशोक लेलैंड एक कंपनी है, इसने इन्वेस्टमेंट करने की बात की है कि हम लखनऊ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है आपके यूपी स्पेशल पेपर 6 के लिए, कि डेवलपमेंट में कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे हो रहा है, जिक्र करें। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि अभी देखो कि राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया अशोक लेलैंड, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, 1000 करोड़। बहुत अच्छी बात है। तो अशोक लेलैंड का आपको एग्जांपल रखना है कि अशोक लेलैंड कंपनी ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वो भी कहां किए हैं, वो लखनऊ में किए हैं। और ये लगभग अभी 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा पर साल। ये अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश में जॉब्स भी क्रिएट होंगे, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो उत्तर प्रदेश, जो भारत का एक टारगेट है कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है, उसमें भी सपोर्ट होगा। इसमें उत्तर प्रदेश भी सपोर्ट कर रहा है नेट जीरो एमिशन में। जब यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे तो उत्तर प्रदेश ही सपोर्ट कर रहा है। समझ गए। तो ये बातें आप लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट। तो डीरेगुलेशन एक रिपोर्ट निकली है। डीरेगुलेशन रिपोर्ट ये बताती है कौन सा राज्य बेहतर काम कर रहा है, अपने पुराने कानून जो हैं, जो सही नहीं है, उनको चेंज कर रहा है और अच्छे कानून बना रहा है। तो डीरेगुलेशन रिपोर्ट में पहले नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की रैंक पहली है, याद रख लेना। तो आप देखोगे कि यूपी स्पेशल पेपर 6 में एक आता है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी रैंकिंग है, उसका डिस्कस करो। एक क्वेश्चन इसी आता है कि इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो डीरेगुलेशन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की पहली रैंक है। उत्तर प्रदेश ने ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं, जो पुराने कानून थे उनको सिंप्लीफाई किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सरल किया है। उत्तर प्रदेश ने निवेश मित्रा पोर्टल भी बनाया है, निवेश मित्रा आपको याद है, निवेश मित्र पोर्टल भी बनाया है। ये सब बातें आप लिख सकते हो कि उत्तर प्रदेश इनोवेशन बहुत कर रहा है, उत्तर प्रदेश रेगुलेशंस को बहुत सरल कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़े, उत्तर प्रदेश के लोगों की लाइफ बहुत सरल हो। ये सब बातें यहां पर बताई गई हैं। तो ये सब आप बातें लिख सकते हो। तो डीरेगुलेशन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। अब आप देखोगे एक जिला एक व्यंजन। अभी आपने देखा था एक स्कीम चलाई थी उत्तर प्रदेश ने 2018 में। कौन सी स्कीम चलाई थी 2018 में? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट चुना गया था और उसको प्रमोट किया गया था। और उस स्कीम के कारण उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई थी। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो विदेश में उनकी डिमांड बढ़ गई थी। समझ गए। इसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने कई इनिशिएटिव चला दिए। और पिछली बार क्वेश्चन भी आ गया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कब चलाई गई है। एआरओ में क्वेश्चन आया था, 2018 में चलाई थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी की तर्ज पर अभी नई नई स्कीम चलाई है। वन डिस्ट्रिक्ट
वन कुजीन, मतलब एक जिला एक व्यंजन, ये स्कीम चलाइए, ये याद रखना, मेंस में आप लिखोगे। एक और चलाइए, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, हर डिस्ट्रिक्ट से एक जिला एक आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि मतलब हर जिले में एक आर्द्रभूमि बनाएंगे जिसको हम संरक्षण करेंगे, जिससे हमारा जल का संरक्षण होगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का संरक्षण होगा। तो कौन कौन से इनिशिएटिव हो गए, तो थोड़ा हम बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलाया था, कब चलाया था, 2018 में, और इसी की तर्ज पर हमने कई सब स्कीम निकाल दी है। एक निकाली है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, कुजीन मतलब व्यंजन, तो एक तो ये निकाला है। दूसरा कौन सा निकाला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेटलैंड भी बनाएंगे। तो आपने देखा है कि रामसर साइट भी अब तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो गई हैं। अब बोलो सर रामसर साइट्स कितनी उत्तर प्रदेश में हो गई हैं, रामसर साइट हो गई हैं भैया टोटल उत्तर प्रदेश में 11 है, पूरे भारत में दूसरा नंबर आता है रामसर साइट में। पहला नंबर है तमिलनाडु का जिसमें 20 रामसर साइट है, तमिलनाडु में ज्यादा है सबसे रामसर साइट, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है 11, याद रखना। तो यही बातें की गई हैं कि उत्तर प्रदेश ने ये इसलिए चलाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन कि जिससे उत्तर प्रदेश के कुछ खाने के जो व्यंजन है वो प्रमोट हों। जैसे हम बात करें आगरा का पेठा फेमस हो जाए, मथुरा का क्या बोलते हैं पेड़ा फेमस हो जाए, इसलिए इसको किया गया है। आगे चलते हैं, एजुकेशन टाउनशिप की बात की है। उत्तर प्रदेश बोल रहा है कि हम एजुकेशन के मामले में बहुत आगे निकलेंगे, और इस बार जो बजट आया था उस बजट में भी उत्तर प्रदेश ने बोला कि हम टोटल बजट जो लेके आए 9,12,696 लगभग लेके आए, इतने करोड़ का हम बजट लेके आए। लेकिन इस बजट में 12.4% जो बजट है वो हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे। आप समझ रहे हैं, तो एजुकेशन पर पूरे बजट का 12.4% किस पर खर्च होगा, एजुकेशन पर। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, मतलब जो अच्छे अच्छे शहर है उत्तर प्रदेश के वहां पर टाउनशिप बनाएंगे जहां पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, स्कूल्स खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, समझ गए, अच्छे अच्छे संस्थान खोले जाएंगे। तो वो कहां कहां बनेगा, बस आपको याद रखना है, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। यहां पर हम क्या करेंगे, एजुकेशन टाउनशिप बनाएंगे जिससे एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यह कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेगा। इसका सिंपल मकसद है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जॉब क्रिएशन करना चाहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों की ग्रोथ करना चाहते हैं इकोनॉमिक टर्म में। तो ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हो, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन बन सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार कौशल विकास योजना क्या है। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, एक हम सेंटर खोलेंगे, और वो सेंटर कितना बड़ा होगा, वो हब होगा, समझ गए, ट्रेनिंग का भी हब होगा, मैन्युफैक्चरिंग का भी हब होगा, और वो 50 एकड़ का होगा। ये नंबर आपको याद रखना है। क्या होगा भाई साहब, हर डिस्ट्रिक्ट में 50 एकड़ का एक हब बनेगा जहां पर इंडस्ट्री होगी, जहां पर स्किल ट्रेनिंग होगी, जहां पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां पर लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। उस स्कीम का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पार्क, स्पंज पार्क जिसको बोलते हैं, स्पंज पार्क, इकोलॉजिकल पार्क हम बनाने जा रहे हैं। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ने एक इकोलॉजिकल पार्क बनाया है। वो कहां पर बनाया है, महेसेरा एरिया में बनाया है, महेसेरा, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें लगभग 25 एकड़ की लैंड में हम इकोलॉजिकल पार्क बनाएंगे, और इस पार्क में क्या होंगे, पेड़ ज्यादा होंगे, और जब पेड़ पौधे होंगे तो क्या करेंगे, जब पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कार्बन सिंक का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कार्बन सिंक का काम करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आपके लिए ये है कि ये बताओ कि ये महेसरा एरिया कहां पर है, ये आपको बताना है। होमवर्क आपके लिए ये है कि महेसरा जो एरिया है बताओ ये कहां पर है जो कार्बन सिंक का काम करेगा, समझ गए। और इसमें रेन वाटर मैनेजमेंट को ही बढ़ावा दिया जाएगा। स्पंज पार्क कंसेप्ट पर काम करेंगे कि यहाँ पर जो सड़क बनेंगी वो ऐसी होंगी जो पानी को एब्जर्व करेंगी, प्लांट्स लगेंगे, सिरप्स लगेंगे, ग्रासेस लगेंगी, तो मतलब बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की जा रही है, समझ रहे हो। चलो, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, एआई आधारित ड्रेनेज नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है ना उसमें हम एआई को लगाएंगे और ये पता करेंगे कि कहां पर ड्रेनेज में कहां दिक्कत आ रही है। तो जो एआई को यूज किया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम में, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी इसको करेगी, डीप मैट्रिक्स। तो बताओ ये कहां पर किया जाएगा, तो ये वाराणसी में किया जाएगा, इतना ही आपको याद रखना है।
तो देखोगे निजी संस्थान डीप मैट्रिक्स ने बोला है, क्या बोला है कि हम एआई को यूज करेंगे ड्रेनेज सिस्टम को तैयार करने में, और ये कहां पर किया जाएगा, ये आप देखोगे ये वाराणसी में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, वाराणसी में। तो वाराणसी की जो जगह है, पूर हो गई, कुरहुआ हो गया, जयपुर हो गया, नागेपुर हो गया, बरियार हो गया, परमपुर हो गया, खगड़िया हो गया, यहां इनकी ग्राम पंचायतों में इसको यूज किया जाएगा। ऐसे ही देखोगे अटल टिंकरिंग लैब उत्तर प्रदेश में बहुत बनाई जाएंगी। तो हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो आपने देखा होगा कि अटल इनोवेशन मिशन क्या है। अटल इनोवेशन मिशन आप जानते होंगे। तो अटल इनोवेशन मिशन की हम बात करते हैं तो अटल इनोवेशन मिशन एक तरीके से बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाने के लिए, उनकी क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए हर स्कूल में लैब खोली जाएगी। और ये किसके तहत खोली जाएंगी, अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के तहत। अटल इनोवेशन मिशन किसने लेके आया था, नीति आयोग लेके आया था। कौन लेके आया था, नीति आयोग लेके आया था। आपको याद रखना है, नीति आयोग ये लेके आया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये अटल टिंकरिंग लैब उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी अच्छा खासी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश ने और नेस्कॉम ने एक समझौता किया है। तो क्यों किया है, तो आप देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में नई पीढ़ी की तकनीकी और कौशल को बढ़ावा देने के, मतलब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट किया है, उसका नाम है नेस्कॉम। बस इतना आपको याद रखना है। तो क्यों कर रहे हैं भाई साहब, और यह समझौता किसके तहत किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा ई गवर्नेंस केंद्र द्वारा किया गया है। यह भी पॉइंट इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि नास्कॉम और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, बताओ वो समझौता किसके तहत किया गया है। तो आप देखोगे कि ये जो एग्रीमेंट है किसके द्वारा फैसिलिटेट किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ई गवर्नेंस सेंटर के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। समझ गया। इस पहल का कार्यान्वयन फ्यूचर स्किल प्राइम मंच के माध्यम से किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी द्वारा समर्पित है। तो मीटी भी सपोर्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो स्किल्ड हों और आगे बढ़ें, एआई सीखें, वर्चुअल रियलिटी सीखें, रोबोटिक्स चलाना सीखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में देखें, बिग डेटा सीखें, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखें। जो नई नई तकनीकियां हैं वो यहाँ के स्टूडेंट सीखें। इस पर इसको बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, इसको बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में नई नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था। तो आपने देखा हो कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, जैसे हर राज्य में एक विधानसभा होती है और उस विधानसभा में एक स्पीकर होता है, देखा होगा ना। ऐसी उत्तर प्रदेश में भी हैं जो आपने देखे होंगे, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, माइक फेंक देते हैं, उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट में जरूर करना जब ये क्लास एंड हो जाए। तो हर राज्य में विधानसभा है, समझ गए। उनकी जैसे केंद्र में पार्लियामेंट है, कोई भी कानून बनाती है केंद्र सरकार, जो सेंट्रल लिस्ट में होता है उस पर कानून बनाती है। स्टेट की भी अपनी एक वो होता है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाती है। तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई थी, तो ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ था 2026 का 86वां। तो ये बताओ ये कहां पर हुआ, तो ये आपको याद रखना है, ये लखनऊ में हुआ। मैं ये बताना चाह रहे थे कि 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था कि पूरे राज्य के जितने भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था लखनऊ में। और ये गवर्नर आनंदीबाई पटेल ने इसको इनॉग्रेट किया था। और यहां पर भाई साहब स्पीकर भी आए थे जो हमारे केंद्र सरकार के श्री ओम बिरला जी, इन्होंने भी कॉन्फ्रेंस को भाई साहब एड्रेस किया और ये समझाया कि आपको हमें डेमोक्रेसी की बातों को अच्छे से फॉलो करना है। जब भी सदन में चलता है तो सदन कैसे चलना चाहिए, बहुत डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहिए, श्री ओम बिरला जी ने ज्ञान भी दिया था। तो ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी देखो कि ये 4th टाइम था कि उत्तर प्रदेश ये इस प्रोग्राम को लीड कर रहा था। इससे पहले ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कॉन्फ्रेंस थी वो उत्तर प्रदेश ने 1961 में लीड की थी, 1985 में किया था, 2015 में किया था और 2026 में भी किया है। टोटल हो गया चौथी बार। यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये चौथी बार उत्तर प्रदेश इसको कर रहा था। आगे चलते हैं, डॉल्फिन का सर्वे हो रहा है। अभी डॉल्फिन का सर्वे हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी डॉल्फिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से गंगा रिवर जाती है, यमुना रिवर भी जाती है, चंबल रिवर भी जाती है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो उत्तर प्रदेश में, याद रखना। दूसरे नंबर पर बिहार आता है। तो ये सर्वे किया जा रहा है, आपको कुछ नहीं याद करना है। और ये सर्वे किसने करवाया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर होता है।
समझ गए। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2020 में स्टार्ट हुआ था और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो किस में है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, ये बस आपको याद रखना है। इसके बाद बिहार में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सिटी बन गई है जहां पर अब कोई भी डंपिंग नहीं होगी, कोई भी कूड़ा कचरा नहीं होगा, जैसे ही होगा उसको तुरंत हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। तो ऐसी सिटी कहां पर बनी है, ऐसी सिटी भाई साहब हमारी जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बनी है, वो है लखनऊ। वो कौन सी है, लखनऊ है। तो देखो लखनऊ इसलिए हो गया कि सिवारी प्लांट एक बना है और सिवारी प्लांट सिटी का थर्ड ऐसा फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जो भी कूड़ा कचरा होगा उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे साइंटिफिक वे में, हम कोई भी कचरा नहीं रखेंगे लखनऊ में। तो लखनऊ ऐसा शहर बन गया है जहां पर जीरो डंपिंग होगी, समझ गए, कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं होगा, तुरंत उसका क्या होगा, तुरंत उसको प्रोसेस किया जाएगा। एक टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। अभी हमने आपको बताया था, अभी जस्ट हम आपको पढ़ा के गए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018 में, बहुत सक्सेसफुल रही। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आर्द्रभूमि बनाएंगे जो हमारे वाटर कंजर्वेशन को कर रही होगी, हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को कर रही होगी, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, उसको भी बढ़ावा देगा। क्योंकि जो आर्द्रभूमि होते हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है और वो पानी धीरे धीरे झरझर के नीचे जाता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। और जब बाढ़ आती है तो वो पानी भी वहां पर स्टोर करता है, तो आर्द्रभूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक आर्द्रभूमि योजना चलाई कि हर हम जिले में एक ऐसा आर्द्रभूमि बनाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो पर्यावरण को सुरक्षित कर रहा होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 13,000 करोड़ का निवेश हुआ है। अब बोलोगे सर 13,000 करोड़ का निवेश कहां पर हुआ है, तो ऑन द थर्ड डे ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी 2026 की, वो कहां पर हुई थी, दावोस में, जो स्विट्जरलैंड में। तो आप देखोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल मीटिंग करता है, कहां पर करता है, दावोस में। और यहां से भारत से भी बहुत लोग यहां पर जाते हैं, हर राज्य के लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऑफिसर जाते हैं, झारखंड के भी कुछ ऑफिसर्स जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे एग्रीमेंट हुए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ कंपनियां आई थी, उन्होंने बोला हम उत्तर प्रदेश में 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें REC लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 500 मेगावाट एग्रीकल्चर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ये आपको याद करना है। और ये लगभग 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, समझ गए। ऐसी रश्मि मेटलर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने भी एक बात की है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ऐसी बातें हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 13,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। तो अच्छी बात है, ये लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे चलते हैं। पहला पांडव पार्क कहां पर बनेगा, पांडव पार्क जो पांडवों से रिलेटेड होगा, तो ये महाभारत थीम्ड पांडव पार्क बनेगा। और वो इंडिया के अपने पहले टाइप का है, जो 5 एकड़ के भूमि में बनेगा, जहां पर हम, और ये जिसमें लॉर्ड कृष्णा को दिखाया जाएगा, अर्जुन को दिखाया जाएगा, भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को और दानवीर कर्ण को भी दिखाया जाएगा। अब ये कहां पर बनेगा, ये बनेगा अहेमानु एरिया नियर अर्जुनगंज। तो आप बताओ कि ये कहां पर है, अर्जुनगंज कहां पर है, अहिमामऊ कहां पर है, अहिमामऊ क्षेत्र अर्जुनगंज बताओ कहां पर है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना कि ये कहां पर है, क्या ये लखनऊ में है, क्या ये कानपुर में है, ये आपको हमने बता दिया। तो अर्जुनगंज के निकट अहिमामाऊ जो क्षेत्र है, वहां पर ये पहला पांडव पार्क बनेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में पांडव पार्क कहां पर बनेगा, तो उत्तर प्रदेश में पांडव पार्क अर्जुनगंज में बनेगा। आगे हम बात करते हैं, अत्याधुनिक फिनटेक पार्क भी बनाएंगे। फिनटेक मतलब जहां पर फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड होगा, जहां पर बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा। तो फिनटेक पार्क उत्तर प्रदेश कहां पर बनाने जा रहा है, ये यमुना एक्सप्रेस वे पर बनाने जा रहा है, मतलब ईडा, मतलब सेक्टर 11 में, मतलब नोएडा के आसपास, ग्रेटर नोएडा के आसपास यमुना एक्सप्रेस वे पर बनाने जा रहा है। फिनटेक पार्क जब भी होगा तो आपको ग्रेटर नोएडा और नोएडा याद होना चाहिए। तो फिनटेक पार्क कहां पर बनेंगे, लगभग यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के 2 सेंटर बनेंगे, ये पूछा जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्तर प्रदेश में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, समझ गया, 2 बनेंगे, आपको इतना याद रखना है। और अभी जगह नहीं बताइए कहां बनेंगे, हो सकता है IIT कानपुर में बने या IIT BHU में बने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में कितने बनेंगे, 2। बस एक बात आपको याद रखना है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां बनेगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात की जाए
तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भाई साहब गोरखपुर में बनेगा। कहां पर बनेगा? गोरखपुर में बनेगा, गोरखपुर में बनेगा, ये आप लिख सकते हो। कहां पर बनेगा? गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर बनेगा? गोरखपुर में बनेगा, लिख लीजिएगा। चलिए भाई, तो ये सब बातें आप लिख लीजिएगा, इतना ही याद रखना है। यहां पर लिखा भी होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर बनेगा? गोरखपुर में बनेगा, जो हमारे कार्बन एमिशन को भी कम करेगा। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है कि हाइड्रोजन जब जलता है वाटर के साथ तो एनर्जी बनती है और कुछ नहीं निकलता है, बस वाटर निकलता है। तो वाटर क्या है, इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे फॉसल फ्यूल जब जलता है, जब फॉसल फ्यूल जलता है तो बहुत सी ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो एनर्जी तो मिलती है, आप उस एनर्जी को यूज कर लेते हो, लेकिन उसमें CO2 भी निकलता है, CO भी निकलता है, SO2 भी निकलता है, NO2 भी निकलता है, बहुत से पॉल्यूशन होता है। इसलिए हाइड्रोजन पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन हमने पहले ही बता दिया, 1 जिला 1 व्यंजन। उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना लेके आ रही है, 1 जिला 1 व्यंजन, जिससे हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ व्यंजन को हम प्रमोट करेंगे। आगरा का पेठा हो गया, आगरा का पेठा हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, मलाइया हो गई वाराणसी की, समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। ग्लास म्यूजियम हम बनाएंगे, तो ग्लास म्यूजियम जहां पर ग्लास के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे, तो ग्लास सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? फिरोजाबाद में। तो ये कहां पर बनेगा? ग्लास म्यूजियम की बात होगी तो कहां पर बनेगा? फिरोजाबाद में बनेगा। इतना ही आपको याद रखना है। जैसे हमने आपको बताया काऊ म्यूजियम, काऊ मतलब गाय, गाय म्यूजियम भी अभी आपको बहुत न्यूज में था कि गाय संग्रहालय कहां बनेगा, जहां पर गाय के बारे में महत्व बताया जाएगा, तो ये मथुरा में बनेगा। ऐसी ग्लास संग्रहालय की बात होगी जहां पर ग्लास के बारे में, ग्लास के डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे और लगभग 47 करोड़ के आसपास बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसको बनाएगा। तो ये कहां पर बनाएगा? ये उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में बनाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में बनाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन, एक हैकाथॉन हो रही है, तो बताओ इसको कौन करा रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, किसके साथ मिलके? IIT कानपुर के साथ मिलके, एंड ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंस के मिलके इसको करा रही है। तो इसमें वही बात है कि ऐसे इनोवेशंस होंगे कि हेल्थ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, हेल्थ कैटेगरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो अच्छा सजेशन देगा उसको 12 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा और उसको कुछ प्राइज भी मिलेगा। तो ये बातें आप देख लेना। तो ऐसी हैकाथन्स होती रहती हैं। राजभवन का नाम बदल के, जहां पर गवर्नर रहता था उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदल के जन भवन कर दिया है। समझ गया? और ये किसके तहत किया गया? होम मिनिस्टर की गाइडलाइंस आई थी कि भाई जितने भी कॉलोनियल नाम है उनका नाम चेंज किया जाए। तो होम मिनिस्टर की गाइडलाइंस निकली थी, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस निकली थी, उसके तहत राजभवन का नाम क्या कर दिया गया? जन भवन। इस पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेज आपके बढ़ जाते हैं कि आप ये बताइए उत्तर प्रदेश के गवर्नर रेसिडेंस का क्या नाम चेंज कर दिया है? तो जन भवन कर दिया है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यूज में है, तो देख लेते हैं। तो विंग्स इंडिया अवार्ड्स अभी दिया गए थे 2026 में। तो लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की जो रैंकिंग है 5 से 10 मिलियन के बीच में, मतलब 5 लाख से 1 करोड़ के वार्षिक यात्री क्षमता वाली श्रेणी में देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन बना जाए कि भारत में 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के बीच में किस एयरपोर्ट को पहली रैंक मिली है? तो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल कितने हैं? 5 हैं। टोटल एयरपोर्ट कितने हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल 24 हैं। 24 में से 5 भाई साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अब बोलो सर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, कुशीनगर हो गया, जेवर हो गया और लखनऊ हो गया। इनके सबके नाम आपको याद रखना, तभी आप बेहतर आंसर दे पाओगे। ऐसे ही मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला खोली जाएंगी। तो देखो विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला तो हर जगह है, आप देखोगे प्रयागराज में भी है, लखनऊ में भी है। अब नई जगह खोलने की बात हो रही है मुरादाबाद, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो कॉमन बात है, तो इसको याद नहीं करोगे। यूपी स्टार्टअप फंड बनाया गया है, हाँ ये आप लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप्स को, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक यूपी स्टार्टअप फंड बनाया। तो बताओ उसमें कितना अमाउंट उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है? तो 1000 करोड़ रुपए रखा है। तो ये नंबर आपको याद रखना है कि 1000 करोड़ का उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ का यूपी स्टार्टअप फंड रखा है, जिससे अभी उत्तर प्रदेश में 19,000 से अधिक स्टार्टअप केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT में मान्यता प्राप्त है। मतलब अभी हम बात करें कि DPIIT का जो डेटा है उसमें उत्तर प्रदेश से कितने स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं? वो 19,000 के आसपास रजिस्टर्ड है। समझ गए? और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाह रहा है कि हम 1000 करोड़ हमने फंड निकाला है
हमारे जो बिजनेस हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे और आगे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता बिजनेस ज़्यादा करे, एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप्स करे, जिससे लोगों को जॉब्स भी क्रिएट हो। आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर भाई साहब, गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र को मिला था। महाराष्ट्र का आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को मिला था गणेश उत्सव को, समझ गए। तो आप देखोगे कि हम बात करते हैं झांकी की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में गुजरात ने अपना पहला मिला था लोकप्रिय श्रेणी में, समझ गए। फिर हम बात करते हैं स्वदेशी मंत्र में आत्मनिर्भरता वंदे भारत के साथ प्रथम हासिल किया, इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये लोकप्रिय श्रेणी में। लेकिन हम बात करते हैं तीनों सेनाओं की श्रेणी में, भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया था। भाई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, अन्य सहायक बलों की श्रेणी में दिल्ली पुलिस को मिला था। लेकिन हम जो बात करें, जो जज थे स्टेट यूनियन टेरिटरी में टेबलू कैटेगरी में महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया था। हम इसकी बात कहना चाहते हैं जो गणेश उत्सव। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को सेकंड रैंक मिला था। तीसरे नंबर पर भाई साहब केरल को मिला था वाटर मेट्रो के लिए। ये पूछा जा सकता है कौन कौन सा किसको अवार्ड मिला था, समझ गए। और पॉपुलर चॉइस में हम बात करते हैं बेस्ट मार्चिंग आसाम रेजिमेंट को मिला था। ये हमने कई बार क्लास में कराया है अपनी, जो मैं सुबह 8 बजे कराता हूं, उसमें एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे ही देखो पद्म विभूषण 2026 के विजेता कौन कौन रहे? तो पद्म विभूषण 2026 के विजेता, तो टोटल जो पद्मश्री दिए गए थे वो कितने लोगों को दिया गया था बताओ? 131 या 133? याद रखिए, बताओ। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि टोटल जो पद्मश्री दिए गए इस बार कितना था? 131 था ना शायद, बताओ। शायद 131 ही था, देख लेना, या तो 131 था या 133 था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है। जिसमें से पद्म भूषण 5 लोगों को मिला है, ये नंबर आपको याद रखना है। जिसमें श्री धर्मेंद्र सिंह जो हैं देओल हैं, इनको महाराष्ट्र के थे। श्री केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स केरला के थे, समझ गए। मिस एन राजम आर्ट को उत्तर प्रदेश से थी। श्री पी नारायण लिटरेचर में केरल से थे। श्री BS अच्युतानंदन जी, ये एक केरल से देखो इस बार 3 लोग थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ सबसे ज्यादा कहां? उत्तर प्रदेश से केवल एक था पद्म विभूषण में। तो ये आप लिख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ गए। तो ये कर लेना। कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को एक पुरस्कार मिला था अशोक चक्र। तो बताओ अशोक चक्र 2026 का किसको मिला है? तो अशोक चक्र 2026 का शुभांशु शुक्ला जी को मिला है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, लीडरशिप में मिला है। ये बातें हमारी हैं। तो आज हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया है। आप लोग चाहते हो कि हमसे मेंस में पढ़ना, तो आप हमारे आलेखन बैच में जुड़ सकते हो। हमारे साथ किस बैच में जुड़ सकते हो? हमारे साथ हमारे आरंभ बैच में जुड़ सकते हो। आरंभ 22 बैच में जुड़ सकते हो। या मेंस में दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे साथ आलेखन बैच में जुड़ सकते हो, जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से पेपर 6 पढ़ाया है। और कोड कौन सा यूज कर सकते हो? कोड योगी लाइव। कोई भी बैच आप स्टडी IQ पर ज्वाइन करते हैं तो योगी लाइव आप कोड लगा के हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।